वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 43 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। 2021 की टेस्ट सीरीज़ है। यह है टेस्ट नंबर 44। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 44 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अक्सर समाचारों में नजर आने वाला नारगोनो कारवां क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से किस देश के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए, पहले भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। अजरबैजान, दक्षिणी सूडान, सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान? अक्सर समाचारों में नज़र आने वाला नारगोनो कारवां क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो नारगोनो कारवां क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि इसका जो अधिकांश भाग है अर्मेनियाई अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित होता है। 1980 के दशक में सोवियत संघ के पतन के साथ अर्मेनिया की क्षेत्रीय संसद ने इस क्षेत्र को अर्मेनिया को हस्तांतरण करने के लिए मतदान किया था। वर्ष 1994 आया, क्या हुआ फिर? रूस ने युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की। ठीक है, हालांकि उस समय तक जो है नरजातीय अर्मेनियाई लोगों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। और इस क्षेत्र से क्यों इम्पोर्टेंट है ये? इस क्षेत्र से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं, जिससे इस क्षेत्र के स्थायित्व को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो कई बार ये सामने आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में केसर की खेती से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। भारत में जो पंपोर क्षेत्र है, पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में मान्यता प्राप्त है। और केसर की खेती कश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रही। हाल ही में उत्तराखंड ने एक पायलट परियोजना के रूप में केसर की खेती का सफल प्रयोग किया है क्या? बिल्कुल, केसर की खेती कश्मीर के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, तभी तो इसका उत्पादन सीमित था अभी तक। भारत में पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के कटोरे के रूप में मान्यता प्राप्त है। करेक्ट है पहला। दूसरा स्टेटमेंट, लेकिन हाल ही में सिक्किम ने, उत्तराखंड ने नहीं, सिक्किम ने एक पायलट परियोजना के रूप में केसर की खेती का सफल प्रयोग किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 केवल। तो देखिए, हाल ही में सिक्किम ने, ना कि उत्तराखंड ने, एक पायलट परियोजना के रूप में केसर की खेती का सफल प्रयोग किया। ठीक है, गलत है इसने पहला। तीसरा वाला स्टेटमेंट, देखिए, इस सफल प्रयोग से आशा बढ़ गई है कि केसर का कटोरा, जो अभी तक कश्मीर तक ही सीमित था, अब जल्द ही उसका विस्तार भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जुलाई में कश्मीर में पैदा होने वाले केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाण पत्र भी दिया गया था, आपको याद हो। देखिए, केसर का उत्पादन जो है लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। भारत में पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इसका केसर के उत्पादन में मुख्य योगदान है। इसके बाद बडगांव, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों का नाम आता है। केसर के औषधीय गुणों को जो है कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है। केसर की खेती कश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है, इसलिए इसका उत्पादन भी सीमित रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कोरल या प्रवाल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन तीन बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। कोरल या प्रवाल उथले सागर में पाए जाते हैं और इनके विकास के लिए स्वच्छ एवं अवसाद युक्त जल आवश्यक है। अवसादों के कारण प्रवाल पोषक तत्व प्रदान करता है, ये दान नहीं, प्रदान करता है, जिससे उनकी वृद्धि होती है। देखिए, अवसाद जो है ना, अवसाद इनके विकास के लिए स्वच्छ एवं इनके विकास के लिए स्वच्छ जल की तो आवश्यकता है, लेकिन अवसाद युक्त जल नहीं, अवसाद रहित जल होना चाहिए। कटेगा दूसरा वाला स्टेटमेंट इसके चक्कर में पूरा का पूरा। ठीक है, अवसाद वाले जल की आवश्यकता नहीं है, मर जाएंगे उसमें, ये सांस नहीं ले पाते। अवसादों के कारण प्रवाल पोषक तत्व कहाँ से प्रदान करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे? उनकी वृद्धि नहीं होगी, मरते हैं ये अवसाद वाले जल में। ठीक है, तो 3 वाला जहाँ जहाँ उसको एलिमिनेट करके केवल 1 लगाइए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा ना, इसी कहाँ से आ गया।
तो देखिए कोरल या प्रवाल उथले सागर में पाए जाते हैं। इनके विकास के लिए स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल आवश्यक है, अवसाद युक्त नहीं, क्योंकि अवसादों के कारण तो प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं। ठीक है, गलत है तीसरा दूसरा। हाल ही में मुंबई नगर निगम को क्यों पूछा गया प्रश्न, हाल ही में मुंबई नगर निगम को 12,700 करोड़ रुपए की मुंबई तटीय सड़क परियोजना के लिए, ठीक है, प्रवाल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने के लिए नागपुर के मुख्य वन रक्षक से मंजूरी मिल गई है। समझ में आया क्या लिखा है? देखिए मुंबई नगर निगम की एक योजना है 12,700 करोड़ रुपए की, क्या है? मुंबई तटीय सड़क परियोजना। ठीक है, इस परियोजना के लिए वहाँ कोरल है ढेर सारे, अब उनको स्थानांतरित करना है, तो उसको स्थानांतरित करने के लिए उनको परमिशन चाहिए मुख्य वन रक्षक की, नागपुर के मुख्य वन रक्षक की, जो उनको मिल गई है, न्यूज़ में है, इसलिए पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इससे रिलेटेड ही प्रश्न बनाएगी, जो मेन बेसिक है उससे भी तो बना सकती है ना। ठीक है, तो ये छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक होती रहती है, हर बार नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के गठन और गहनता के लिए अनुकूल हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं? इनमें से 4। पहला है समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक वाली समुद्री सतह, क्षैतिज हवा की गति में रूपांतरण, कोरियोलिस बल की उपस्थिति। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या कोरियोलिस बल चाहिए? बिल्कुल। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक वाली समुद्री सतह भी चाहिए, क्षैतिज हवा की गति में रूपांतरण नहीं, ठीक है, लंबवत हवा चाहिए, क्षैतिज कहाँ, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। देखिए ये भी सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, 3 वाला नहीं होगा, लंबवत हवा की आवश्यकता है कम। तो देखिए लंबवत हवाओं की गति में अंतर कम होना चाहिए, ना कि क्षैतिज, इसलिए गलत है। बाकी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात बुरेवी न्यूज़ में, इसलिए चक्रवात से रिलेटेड प्रश्न बनाया। चक्रवात बुरेवी के इस सप्ताह तक के अंत तक जो है तमिलनाडु के दक्षिणी जिले कन्याकुमारी के तट पर दस्तक देने की आशंका है, और बहुत चक्रवात आ रहे हैं उष्णकटिबंधीय, कोई ना कोई न्यूज़ में रहता है, मोटा मोटी तौर पर पता होना चाहिए आपको, नाम भी पता होना चाहिए। पता चला बुरेवी से पूछ ले है क्या ये चक्रवात है या फिर कोई द्वीप है, ठीक है, या एस्टेरॉयड है, तो चक्रवात है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब इम्पॉर्टेंट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गठन और गहनता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, जैसे कि बृहद समुद्री सतह चाहिए जिसका तापमान होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, कोरियोलिस बल की उपस्थिति चाहिए, लंबवत हवाओं की गति में अंतर कम हो, ठीक है, न कि क्षैतिज, समुद्र तल तंत्र का ऊपरी अपसरण चाहिए, और कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन इसके घटकों में से एक है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों का उपयोग बढ़ाना है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के गठन प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, ठीक है, गठन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, और तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का एक भाग है। यह निर्यात संवर्धन परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और उसके विकास के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी निर्देशों का पालन करेगी। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की बात करें तो इसे फरवरी 2020 में 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य है देश को तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान देना और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। एमएसपी, देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग सरकार को 22 अधिदिष्ट
मतलब मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं क्या? बाध्यकारी नहीं होती, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक तौर पर स्वीकार किया जाता है। यह किसी भी फसल की वह कीमत होती है जो कि सरकारी एजेंसी द्वारा फसल की खरीद करते समय भुगतान की जाती है। इस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्र गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली बाजार हस्तक्षेप की एक प्रणाली है। ठीक है, मतलब इससे नीचे ना खरीदो कोई, वरना डायरेक्टली घाटा किसान का। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक जो है संलग्न कार्यालय है। कृषि लागत और मूल्य आयोग एक सलाहकारी निकाय है जिसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, वहाँ गलत था स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, नगर निगम बॉन्ड के संबंध में विचार करना है। देखिए, यह एक प्रकार का ऋण सुरक्षा होती है जिसे राज्य सरकारों द्वारा राजमार्गों, पुलों और स्कूलों के निर्माण के लिए जारी किया जाता है। लखनऊ भारत में नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर था। कौन सा करेक्ट है? देखिए, नगर निगम बॉन्ड जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। सही है, अगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती, केंद्र सरकार होता स्टेटमेंट में तो गलत हो जाता। क्यों? राजमार्गों, पुलों और स्कूलों के निर्माण के लिए। लखनऊ भारत में नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर नहीं था, बंगलुरु और अहमदाबाद ने किया था सबसे पहले। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है ये क्योंकि हाल ही में लखनऊ नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, लखनऊ ने भी हाल ही में किया है, और कौन से नंबर में किया है अभी पता चल जाएगा आपको। तो नगर निगम बॉन्ड एक प्रकार की जो है ऋण सुरक्षा होती है जिसे राज्य, नगर निगम या फिर प्रबंध मंडल द्वारा, ठीक है, राजमार्गों, पुलों या स्कूलों के निर्माण जैसे कार्यों के लिए पूंजीगत जो खर्चा होता है उसमें उसके वित्त पोषण के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, लखनऊ ऐसा करने वाला जो है नवा शहर है, अभी हाल ही में उसने ऐसा किया है, और उत्तर भारत का जो है वो पहला बन गया। ठीक है, इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत मिशन के तहत प्रोत्साहित किया है, और बंगलुरु, अहमदाबाद और नासिक नगर पालिकाओं ने जो है वर्ष 1997 से 2010 के बीच में ऐसे बॉन्ड जारी किए, लेकिन बड़ी मुश्किल से केवल 1400 करोड़ रुपए ही इकट्ठा हो पाए उस समय। ठीक है, तो हाल ही में लखनऊ ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मलय विशाल काय गिलहरी जो है विश्व की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक है, इसी की बात हो रही है, देख लो इसको। देखिए, इसके शरीर का जो ऊपरी भाग है वो गहरे रंग का, नीचे का भाग हल्के हरे रंग का। ठीक है, पूंछ इसकी लंबी होती है और घनी होती है। ये जो गिलहरी है वो दिन में सक्रिय रहती है। यह वृक्षवासी और उड़ने वाली गिलहरियों की तरह ही शाकाहारी होती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन्न प्राणी, मतलब नियर थ्रेटनेड सूची में इसको रखा गया है। मतलब ठीक ठाक ही है इसकी आबादी देखा जाए तो, इंडेंजर्ड होते हुए तो बहुत आगे इसको सफ़र करना है ना हो तो। देखिए, इसके पाए जाने की संभावना, एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इसके पाए जाने की संभावना निम्नलिखित में से किस राज्य में होगी? एक तरह से ऊपर तक रामायण लिखी, मतलब एक तरह से इसके बारे में बताया गया और पूछ लिया कि भाई कहाँ पाई जाती है, ये बताइए। सिक्किम में, वेस्टर्न घाट में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश? ये है मलय विशालकाय गिलहरी, आपको मिलेगी पूर्वोत्तर में, तो इसका उत्तर यहाँ सिक्किम हो जाएगा। ठीक है,
सिक्किम में है, असम में है, मेघालय में है, अरुणाचल में है। ठीक है। तो देखिए, विशालकाय गिलहरी विश्व की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग जो है गहरे रंग का, नीचे का भाग हल्के हरे रंग का, और पूंछ होती है इसकी लंबी घनी। रात्रिचर उड़ने वाली गिलहरी के विपरीत ये जो मलय गिलहरी है दिन में सक्रिय होती है। ठीक है। यह वृक्षवासी और उड़ने वाली गिलहरी की तरह ही शाकाहारी होती है। यह अधिकांशतः सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों, मैदानी इलाकों एवं समुद्र तल से 50 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अब देखिए, वैश्विक स्तर पर यह गिलहरी आपको मिलेगी दक्षिण चीन में, थाईलैंड में, लाओस में, वियतनाम में, बर्मा में, मलय प्रायद्वीप में, सुमात्रा में और जावा में। भारत में कहाँ मिलेगी ये? पूर्वोत्तर के जंगलों में, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, पब्लिक अफेयर सेंटर भारत में सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित कार्यवाहियों पर अनुसंधान में संलग्न एक गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना भारत में सुशासन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 1994 में बंगलुरु में की गई थी। ठीक है। पब्लिक अफेयर सेंटर ने 2016 में पहला पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया था। देखिए, हाल ही में पब्लिक अफेयर सेंटर ने जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया, इसलिए न्यूज़ में है। अच्छा, पहला कब किया था इसने? 2016 में किया था। करेक्ट है स्टेटमेंट, और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सारे के सारे सही हैं। 1 2 3। तो देखिए, बंगलुरु से संचालित गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 जारी की है। पब्लिक अफेयर सेंटर भारत में सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित कार्यवाहियों पर अनुसंधान में संलग्न संस्था है, और पब्लिक अफेयर सेंटर जो है कर्नाटक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी सोसाइटी है, जिसकी स्थापना भारत में सुशासन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 1994 में बंगलुरु में की गई थी। और इस संगठन के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला है, भारत द्वारा 2022 तक 175 गीगाबाइट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे अब बढ़ाकर 2030 तक 450 गीगाबाइट कर दिया है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है थंबनेल पर मैंने। गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाना भारत के ऊर्जा मैप के 7 प्रमुख उद्देश्यों में से एक है क्या? बिल्कुल है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और अभी भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का अपना लक्ष्य जो है 450 गीगाबाइट कर दिया है। कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, सी आ गया इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौथे भारत ऊर्जा मंच सेरावीक में उद्घाटन भाषण दिया। फोरम के इस संस्करण की थीम क्या थी? बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। क्या थी? चौथे भारत ऊर्जा मंच सेरावीक में 2020 की थीम बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। देखिए, भारत के ऊर्जा मैप के 7 प्रमुख उद्देश्य हैं, वो पता होने चाहिए आपको। पहला है गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए हमारे प्रयासों में तेजी लाना, या अपने प्रयासों में तेजी लाना। जीवाश्म ईंधन विशेष रूप से पेट्रोलियम और कोयले का स्वच्छ उपयोग। और क्या है? जैव ईंधन हेतु घरेलू स्रोतों पर निर्भरता। ठीक है। 2030 तक 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना। गतिशीलता को गैर कार्बन उत्पन्न करने के लिए बिजली के योगदान को बढ़ाना। ठीक है, डीकार्बोनाइज। हाइड्रोजन सहित उभरते ईंधनों की ओर बढ़ना, और सभी ऊर्जा प्रणालियों में डिजिटल नवाचार बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाना। ये जैव ईंधन है। ठीक है, जैव ईंधन। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, करंट से रिलेटेड, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है।
अच्छे से इनका प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लेना। धन्यवाद। कुछ एक दो प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें हो गई है, उनको इग्नोर करिएगा।